वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामा चौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का पाठ 5 काव्य खंड पाठ 5 उत्साह अट नहीं रही है, जो कि एक बहुत सुंदर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। तो इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारे पाठ आपके हिंदी के भेजे हुए हैं। आशा है आप मेरे वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये पाठ है जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रहे हैं, यानी कि ये एक सुंदर कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले मैंने आपको बोला है कि हमेशा जब हम किसी भी गद्य या पद्य के पाठ को पढ़ते हैं तो वो पाठ किसके द्वारा लिखा गया है और उस पाठ को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस कविता को पढ़ने से पहले, ये एक बहुत सुंदर कविता है और इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हिंदी जगत के एक महान कवि हैं और एक छायावादी कवि के रूप में हिंदी जगत में इनका नाम जाना जाता है, और हिंदी में इन्होंने ऐसी बहुत सारी अपनी रचनाएं हिंदी को दी हैं जिनको पढ़कर पाठकों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन परिचय में से कई प्रश्न उत्तर आपके पूछे भी जा सकते हैं। आगे भी आप कहीं प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, कहीं कोई कंपटीशन में आप भाग लेंगे, तो उसमें भी हिंदी में जब कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके जन्म, मृत्यु, इनकी कुछ रचनाएं, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको कवि परिचय थोड़ा पता होना चाहिए। तो महाकवि निराला जी का जन्म, आपकी बुक में भी उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप उसको भी अपनी बुक में देख सकते हैं। महाकवि निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल जिले में हुआ था। बंगाल में एक महिषादल जिला है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनके पिता का जो नाम था वो राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो इनकी प्रारंभ की जो शिक्षा थी वो महिषादल के ही एक विद्यालय में संपन्न हुई। वहीं के एक विद्यालय में इनकी प्रारंभ की जो शिक्षा थी तो वहाँ संपन्न हुई। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में अत्यधिक रुचि रही, यानी कि जब ये छोटे थे तभी से इनको खेल में कुश्ती, घुड़सवारी, इन सब का बहुत शौक था। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग अलग शौक होता है। किसी को किताब पढ़ने का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है, किसी को नृत्य करने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है। तो वैसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी जी का भी बचपन से शौक थे। उन्हें घुड़सवारी का शौक था, कुश्ती का था और खेलों का बहुत शौक था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्प आयु में ही छिन गई। अल्प आयु यानी कि जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके माता पिता इस संसार से चले गए थे। निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। दो भाषाएं इन्हें बहुत अच्छी आती थी, एक हिंदी भाषा और एक बंगला भाषा। ये दो भाषाओं में इन्होंने पारंगत हासिल की थी, यानी कि दो भाषाएं इनको बहुत अच्छी आती थी। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। केवल हिंदी ही नहीं, संस्कृत और अंग्रेजी का भी इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया था। भारतीय दर्शन में इनकी विशेष रुचि थी। भारतीय दर्शन में इनको विशेष रुचि थी, यानी कि भारत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत असफल और कष्टमय रहा। आप जान सकते हैं कि जब किसी बालक के माता पिता की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाए तो उसका जीवन कैसा बीतेगा। तो इनका जीवन भी माता पिता के चले जाने के बाद बहुत कष्टमय रहा, यानी कि बहुत कष्टों से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर इनकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। इनका भाग्य ऐसा रहा कि जब इनकी एक पुत्री और एक पुत्र हुए तो इनकी जो धर्म पत्नी थी वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पत्नी के विरह के समय में ही इनका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। जब ये पत्नी की विरह यानी कि उसके दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जाने के दुख में, तो उस टाइम इनका जो
संपर्क हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आपको पता है, हिंदी में कई जगह पर आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम जान सकते हैं। एक कवि के रूप में आपके बुकों में उनकी कई रचनाएं हैं, तो उनसे इनका परिचय हुआ। द्विवेदी के सहयोग से इन्होंने समन्वय और मतवाला का संपादन किया। एक समन्वय और एक मतवाला, दो का संपादन इन्होंने किया द्विवेदी जी के साथ मिलकर। इनकी कविता जूही की कली काव्य क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर गई। एक कविता इन्होंने लिखी थी जूही की कली, और इस कविता ने पूरे भारत में क्रांति मचा दी। यानी कि ये एक ऐसी कविता के रूप में उजागर हुई कि पूरे भारत में एक क्रांति बनकर उभरी। उसके बाद आगे है, निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर थे, ज़्यादा धन इनके पास नहीं था, तो बार बार इनको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक चिंताओं के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया, और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इतनी आर्थिक चिंताएं बढ़ गई कि अचानक एक दिन इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। इस पर उन्होंने सरोज स्मृति एक रचना नामक एक कविता लिखी। आप देखेंगे कि सरोज स्मृति आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी बहुत सारी ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो रचनाएं हैं उनमें एक सरोज स्मृति कविता है जो इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर लिखी, क्योंकि पुत्री का वियोग यह सह नहीं पाए, इनको बहुत कष्ट हुआ उस टाइम। तो उसके बाद इन्होंने एक सरोज स्मृति नाम की एक कविता लिखी। दुख ही जीवन की कथा रही, उसमें उन्होंने लिखा था, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं रही कही। दुख ही जीवन की कथा रही, यानी कि उस सरोज स्मृति की 4 लाइनें मैं आपको बता रही हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही। कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर सकता मैं तेरा तर्पण। इस तरह से इन्होंने अपने दुख को, अपने भाव को, अपनी पुत्री की याद को इन 4 लाइनों में अर्पण किया। दुख और कष्ट से भरे उनके व्यक्तित्व में स्वाभिमान अधिक मात्रा में था। दुख सहे, कष्ट सहे, लेकिन त्रिपाठी जी निराला ने कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। इस तरह बहुत स्पष्टवादी थे, और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1961 में इनका देहांत हो गया, और ये महान कवि हमारे सभी हिंदी जगत को छोड़कर चले गए। साहित्यिक अवदान, यानी कि इन्होंने जो साहित्य रचनाएं की उसमें इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जिनमें परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, राम की शक्ति की पूजा है, सरोज स्मृति जो मैंने आपको बोला कि अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद इन्होंने लिखी, अन्य बहुत सारी कृतियां इन्होंने लिखी हैं। तो इस प्रकार जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनका पूरा जीवन एक कष्टमय, एक दुखमय रहा। सबसे पहले बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद इनका पूरा जीवन आर्थिक रूप से कठिनाइयों में गुजरा। जब शादी हुई तो पुत्र और पुत्री के होने के बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद इनकी एक पुत्री का भी देहांत हो गया। तो पूरा जो जीवन था इनका बहुत कष्टमय रहा, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वह सब कुछ सहने के बाद भी हमेशा आत्मबल, आत्मसम्मान में हमेशा खड़े रहते थे। एक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति हमेशा से ही वह बने रहे। तो इस प्रकार आपकी बुक में भी उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही है। उत्साह अट नहीं रही है। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगी कि कविता में कवि क्या कहना चाहता है, इसको लिखने का कवि का क्या उद्देश्य है। क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसको हम बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार कवि या लेखक जो कुछ भी लिखते हैं उनका भी लिखने का एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जो कवि ने जो कविता लिखी है उसमें उत्साह, यानी कि कवि ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा उत्साह होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में उत्साह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अगर आपके जीवन में उत्साह है तभी आपके जीवन में क्रांति संभव है। आप देख सकते हैं एक सामान्य मनुष्य जब अपने अंदर उत्साह को नहीं
रखेगा, हम अपने अंदर उत्साह को खत्म कर देंगे तो हमें जीने की लालसा ही कम हो जाएगी, हमारे अंदर क्रांति नहीं आएगी। कुछ कर दिखाने के लिए हमें उत्साह हमारे अंदर बहुत जरूरी है। उत्साह हमारे लिए बहुत बड़ी दवा का काम करता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमारे पास उत्साह नहीं होगा तो हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। कठिन से कठिन कार्य भी आप कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर एक उमंग होनी चाहिए कि हाँ, हम इस कार्य को कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि हम कक्षा में प्रथम नहीं आ सकते हैं, हमारा तो दोस्त ही हमेशा प्रथम आता है, तो ये गलत है। आप भी अपने मन के अंदर एक उत्साह की भावना लाएं, ना हम कर सकते हैं, हमें करना होगा। इस उत्साह से अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित ही आप भी अपने दोस्त की जगह पर खड़े होंगे, यानी कि जिस स्थान से वह फर्स्ट डिवीजन में पास होता है उसी स्थान से आप भी क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। अगर आप अपने मन में उत्साह नहीं लाते, उमंग नहीं लाते, आपको ये हो जाता है नहीं हमारा तो दोस्त ही फर्स्ट आता है, वही सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इससे आपके अंदर क्या होगा, एक निगेटिव भावना यानी कि एक नकारात्मक सोच का जन्म होता है। तो आदमी को सकारात्मक सोच के साथ अपने अंदर उत्साह की भावना को जागृत करना चाहिए। अगर आपके मन के अंदर उत्साह है, उमंग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकने में सक्षम हो सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए और करने के लिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए। हर चीज को जिज्ञासा, उत्साह, उमंग के साथ अगर आप देखेंगे तो अवश्य आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो यही कविता में कवि कहना चाह रहा है। तो मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी, आप ध्यान से इस कविता को सुनेंगे और मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगी। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। एक बार फिर से सुनेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर के में कवि नव जीवन का वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरह से ये कविता कवि ने लिखी है। इस कविता में गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश, धराधर का अर्थ होता है बादल, आप अपनी बुक में देखिएगा, बादल, उर में का अर्थ होता है मन में। तो इस कवि में आपको कविता का नाम पता है, उत्साह कविता का नाम है और इसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उत्साह कविता जो है वो एक आवाहन गीत है, यानी कि व्यक्ति को एक आवाहन किया जा रहा है, एक आवाज लगाई जा रही है, उनको उजागर किया जा रहा है। ये एक आवाहन गीत है, मतलब व्यक्ति के अंदर उत्साह के माध्यम से क्रांति लाने की बात कही जा रही है। हमें अपने अंदर उत्साह भरकर क्रांति लानी है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहाँ पर कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, यानी कि हे बादल तुम गरजो। बादल आप जानते हैं जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान में काले बादल छाए रहते हैं और उस टाइम वो जोर जोर से गरजते हैं, जोर जोर से आवाज होती है बिजली की। तो बादल गरजो, तुम सारे गगन को घेर लो, कवि कह रहे हैं, यानी कि कवि व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो, जोर जोर से गरजो और पूरे आकाश को घेर लो। कवि बादल, हे बादल सुंदर दिखने वाले, काले घुंघराले बादल, बच्चों के समान कल्पना के कोमल बादल, यानी कि ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, तुम कैसे हो बच्चों के समान, जैसे बच्चे कल्पनाएं करते हैं वैसे ही हे कोमल बादल तुम गरजो। अपने हृदय में विद्युत की छवि, अपने हृदय में यानी कि अपने मन में विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, यानी कि आप अपने हृदय में विद्युत की, विद्युत आप जानते हैं बिजली, बिजली जब कड़कती है
विद्युत की छवि अंकित करने वाले बादल, नव जीवन देने वाले कवि के समान बादल, अपने अंदर के विद्युत रूपी वज्र यानी कि गड़गड़ाहट को छिपाकर नई कविता की रचना कर दो। हे बादल तुम गरजो, यानी कि कवि कह रहे हैं हे बादल अपने अंदर उत्साह उमंग की गड़गड़ाहट को भरो और एक नई कविता की रचना करो। यानी कि मनुष्य से कहा जा रहा है कि तुम बादलों के समान ही अपने अंदर क्या करो, उत्साह की क्रांति लाओ, उत्साह लाओ, उमंग लाओ, जोश लाओ। इससे तुम्हारे अंदर बादलों के समान ही एक बिजली कड़केगी और उस गड़गड़ाहट से तुम एक नई कविता यानी कि एक नई कहानी लिखोगे, एक नई कविता का आह्वान करोगे। तो इस तरह कवि ने इसमें कहा है। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने बादल का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं बादलों को एक बच्चे की कल्पना से यहाँ पर अंकित किया गया है। उसी प्रकार घेर घेर घोर गगन तथा ललित ललित काले घुंघराले में अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपसे बोला था कहीं भी जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे घेर घेर घोर, यहाँ पर घ घ घ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। हमने कहा घेर घेर घोर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरह से काव्य का सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित, ललित ललित में लौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। बादल का मानवीकरण छायावादी शैली में प्रस्तुत किया गया है, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अगला जो आपका कविता का अगला है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निघाद के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निखाद निदात के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यानी कि विकल माने होता है बच्चों व्याकुल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। उन्मन का अर्थ होता है अनमने से, निधाग का अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, कवि बादलों की दिशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बादल बहुत ही व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। आप देखते हैं जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब एकदम गर्मी बढ़ती है तो बादल जो होते हैं वो वर्षा कर देते हैं। तो जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी कि जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। वे बड़े अनमने से लग रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विश्व की गर्मी को दूर करने वाले, शांत करने वाले ये अनंत बादल अज्ञात दिशा से आए थे। कवि कहता है कि हे बादल, गर्मी के कारण यह धरा तप रही है। कवि कह रहे हैं, बादलों से कह रहे हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यानी कि यह जो धरा है ये गर्मी के कारण तप रही है, तुम इसे जल की वर्षा से क्या कर दो, पुनः शीतल कर दो। यानी कि हे बादल गरजो और इस तपती हुई धरती को एक बार फिर से शांत कर दो, यानी कि इसमें ठंडक पहुंचा दो। अब इसमें काव्य का सौंदर्य में आप वही लिखेंगे, अलंकार मानवीकरण अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और इसमें कवि ने बादलों का बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण किया है। तो इस तरह से ये आपका अर्थ है। अगला आपकी ही बुक में अगला जो कविता का भाग है वो है अट नहीं रही है। यानी कि इस कविता में दो भाग हैं आपके, एक है उत्साह और एक है अट नहीं रही है। उत्साह कविता में आपको दो पद्यांश मैंने पढ़ा दिए हैं। अब हम देखेंगे अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा ही लिखा गया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल,
पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, पट नहीं रही है। अट का अर्थ है समाना या प्रविष्ट करना, किसी में समा जाना या किसी में प्रविष्ट करना। पार पार मतलब जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य, पट मतलब समा नहीं रही है। अब इसका अर्थ है अट नहीं रही है आभा, अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहते हैं फागुन का वर्णन कर रहे हैं। फागुन आप जानते हैं, फागुन में प्रकृति क्या हो रही है, बहुत सुंदर हो जाती है। तो फागुन का वर्णन यहाँ पर करते हुए कवि कह रहे हैं कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता तन में समा रही है। जब फागुन आता है तो चारों ओर की जो प्रकृति है वो ऐसी लग रही है कि वो हमारे तन में नहीं समा रही है, यानी कि हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। इतना सुंदर मौसम फागुन में हुआ है। फागुन ऋतु में मानव प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि चारों ओर का वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि फागुन ऋतु में अपने आप ही बहुत अच्छा लगने लग जाता है। वह प्रसन्नता रूपी सांस से संपूर्ण वातावरण को सुवासित कर देता है और उसके अंदर ऐसी सांस प्रभावित होती है कि वो अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ कर देता है। मानव मन फागुन की ऋतु में उड़ने की इच्छा प्रकट करने लगता है, यानी कि मनुष्य का जो मन है वो फागुन की ऋतु से इतनी सुंदर लगती है कि उसमें उसका मन उड़ने को करने लगता है। कवि कहता है कि फागुन की ऋतु इतनी सुंदर शोभा देती है, यानी कि पर कर देते हो आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि जो आंखें बार बार उसे ही निहारने के लिए उत्सुक हैं। यानी कि फागुन ऋतु ऐसी लग रही है कि जो हमारी आंख है वो बार बार उसी को निहारने के लिए टकटकी लगाए है। फागुन की ऋतु में वृक्षों की डालियों पर पत्ते लदे हुए से प्रतीत होते हैं, और पत्ते लदे हुए हैं, उनका रंग कहीं हरा तो कहीं काला है, और उनका रंग कहीं हरा दिख रहा है और कहीं काला। किसी किसी के गले में मादक गंध वाली फूलों की माला पड़ी है। फागुन की शोभा इतनी सुंदर है कि जगह जगह समा नहीं पा रही है। यानी कि यहाँ पर कवि ने फागुन का वर्णन कर रखा है कि फागुन में जो व्यक्ति है वो इतना प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि फागुन आते ही हमारे चारों ओर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि मनुष्य का मन स्वयं उड़ने को करता है। और फागुन में जो वृक्ष की डालियां हैं, जो पत्ते हैं, वो लदे हुए हैं। कहीं पर इनका रंग हरा दिखाई देता है और कहीं पर इनका रंग लाल दिखाई देता है, और फूलों की जो माला है वो बहुत ही सुगंधित लग रही है। यानी कि फागुन के महीने में फूलों की माला बहुत सुगंधित दिखाई दे रही है। फागुन की शोभा इतनी सुंदर है कि वह जगह जगह समा नहीं रही है, कहीं भी हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं। तो इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा वो होगा कि कवि फागुन की मादकता को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अनुप्रास और रूपक अलंकार है इसमें। तो इस तरह अट नहीं रही है जो कविता है, इसमें कवि ने फागुन की ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि फागुन की जो ऋतु है उसमें मनुष्य इतना प्रसन्न है कि फागुन ऋतु के आते ही उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो बहुत सुंदर लगने लगा है, और उसका मन इतना भाव विभोर हो गया है कि उसका जो मन है वो स्वयं उड़ने को करता है। चारों ओर के जो पेड़ पौधे हैं उनमें पत्तियां लदी हुई हैं, किसी का रंग काला, किसी का रंग लाल, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और जो फूलों की माला है, यानी कि जो जगह जगह फूल खिले हैं, उनकी सुगंध से चारों ओर शोभायमान हो रहा है। मंद मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी कि फागुन की शोभा इतनी सुंदर है कि हम उसको अपने में समेट नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो हमारे अंदर समा नहीं पा रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पाठ में किस तरह से आपने दो पद्यांश आगे के पढ़े, उत्साह में आपने दो पद्यांश पढ़े, और अट नहीं रही है आपने एक पद्यांश पढ़ा। और कवि ने अपने अंदर जोश और क्रांति को लाने के लिए कहा है। और क्रांति यानी कि मनुष्य जब अपने अंदर उत्साह को पैदा करेगा, अगर उसके अंदर उत्साह नहीं होगा तो उसके अंदर क्रांति का भाव जागृत नहीं होगा। और हमें अपने जीवन में उत्साह और क्रांति को लाना बहुत जरूरी है, तभी कविता जो कवि ने कविता लिखी है ये एक सफल कविता बन पाएगी। जब आप स्वयं अपने अंदर उत्साह का भाव लाएंगे तभी आप क्रांति के साथ पूरा काम कर पाएंगे।
और दूसरे वाले जो अट नहीं रही है उसमें कवि ने फागुन ऋतु का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा लिखी गई इस सुंदर कविता को पढ़ा। आशा है आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। तो आप सभी एक बार फिर से अपनी बुक में इस कविता को पुनः पुनरावृत्ति करेंगे, उसको पुनः पढ़ेंगे और पुनः पढ़ के स्वयं अर्थ का भाव अपने उच्चारण के माध्यम से उसको कहने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप कविता पढ़ें तो पूरे लय ताल से आप उसको पढ़ेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आनंद की अनुभूति होगी और उसका अर्थ भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो आप मेरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके माध्यम से आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अपनी नोटबुक में इसका कार्य भी करेंगे। एक बार फिर से समापन से पहले मैं आप लोगों को इस कविता को एक बार फिर से शुद्ध उच्चारण के रूप में पढ़ूंगी। आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ ही आप अपनी बुक को देखेंगे। बिना अर्थ के मैं आपको पोयम कविता को पढ़ना, क्योंकि कई बच्चे पोयम को यानी कि इस कविता को उच्चारण ही गलत करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से उच्चारण करके बताऊंगी। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरह से आपको इसका अर्थ मैंने बता दिया है। आगे है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अट नहीं रही है, अगला है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरह से बच्चों इस कविता को आप स्वयं पढ़ेंगे और स्वयं उच्चारण करेंगे, ताकि आराम से आपको इसका अर्थ समझने में कठिनाई ना हो। और उसके बाद जो मेरा वीडियो है, अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी होती है तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से उसको समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। और अगर आपको अर्थ आ जाएगा तो आप आराम से इसके प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि स्वयं भी आप इसके प्रश्न उत्तरों को लिख सकते हैं। अगर आप अर्थ समझ गए तो फिर प्रश्न उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह बच्चों अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।